दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। इसके साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। जनसांख्यिकी का अर्थ समझते हैं जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन जनसांख्यिकी कहलाता है या जनसांख्यिकी कहलाता है। इसका अंग्रेजी प्राय डेमोग्राफी यूनानी भाषा के दो शब्दों डेमोस लोग तथा ग्राफिन यानी वर्णन अर्थात लोगों का वर्णन क्या कहलाता है, जनसांख्यिकी कहलाता है। इसमें जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवसन, लिंग अनुपात आदि का अध्ययन किया जाता है। जनसांख्यिकी के जो प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ जनसांख्यिकी, टाइप्स ऑफ डेमोग्राफी। जनसांख्यिकी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। आकारिक जनसांख्यिकी, इसमें जनसंख्या के आकार का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक जनसांख्यिकी, इसमें जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक पक्षों पर विचार किया जाता है। जनसांख्यिकी आंकड़े राज्य की नीतियां जैसे आर्थिक विकास, जन कल्याण, इसमें ये जन कल्याण संबंधी नीतियां बनाने व कार्यान्वित करने के लिए महत्वपूर्ण है। थॉमस रॉबर्ट माल्थस, इसे थॉमस माल्थस के नाम से भी आप जानोगे, का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 4 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। थॉमस माल्थस पूछा जाएगा। ये रॉबर्ट माल्थस के जनसंख्या के वृद्धि के सिद्धांत का अर्थ बताइए। 1766 और 1834 जनसंख्या ज्योमेट्रिक अनुपात में बढ़ती है, जैसे 2, 4, 8, 16, 32। खाद्य उत्पाद में वृद्धि गणितीय समांतरण रूप से होती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 आदि। इससे जनसंख्या व खाद्य सामग्री में असंतुलन पैदा होता है। समृद्धि बढ़ाने के लिए जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जाता है। रॉबर्ट माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के 2 प्रकार के प्रतिबंध का उल्लेख किया है। आइए इसके आगे पढ़ते हैं हम। प्राकृतिक निरोध जैसे अकाल, भूकंप, बाढ़, युद्ध, बीमारी आदि। कृत्रिम निरोध अवरोध जैसे बड़ी उम्र में विवाह, यौन संयम, ब्रह्मचर्य का पालन आदि। ये सब क्या है, थॉमस माल्थस के सिद्धांत है जनसंख्या के। अब माल्थस के सिद्धांत का विरोध, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। आर्थिक वृद्धि जनसंख्या वृद्धि से अधिक हो सकती है, जैसा कि यूरोप के देशों में हुआ है। गरीबी व भुखमरी जनसंख्या वृद्धि के बजाय आर्थिक संसाधनों के असमान वितरण के कारण फैलती है। उदारवादी व मार्क्सवादी जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत। जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के समग्र स्तरों से जुड़ी होती है। जनसंख्या वृद्धि के 3 बुनियादी चरण होते हैं। पहला चरण है समाज में जनसंख्या वृद्धि का कम होना, क्योंकि समाज तकनीकी दृष्टि से पिछड़ा होता है। मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही बहुत ऊंची होती है। जनसंख्या विस्फोट संक्रमण अवधि में होता है, क्योंकि समाज पिछड़ी अवस्था में उन्नत अवस्था में आता है। इस दौरान जनसंख्या वृद्धि की दरें बहुत ऊंची हो जाती है। तीसरी चरण में भी विकसित समाज में जनसंख्या वृद्धि दर नीची रहती है, क्योंकि ऐसे समाज में मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही काफ़ी कम हो जाती है। सामान्य कल्पनाएं व संकेतक। जन्म दर 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मे बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। मृत्यु दर क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मृत व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। प्राकृतिक वृद्धि दर या जनसंख्या वृद्धि दर। जन्म दर व मृत्यु दर के बीच का अंतर, जब यह अंतर शून्य या कम होता है तब हम ये कह सकते हैं कि जनसंख्या स्थिर हो जाती है, प्रतिस्थापन स्तर पर पहुंच गई है। आइए हम लोग आगे पढ़ते प्रतिस्थापन के बारे में। प्रतिस्थापन स्तर ये एक ऐसी अवस्था होती है जब जितने बूढ़े लोग मरते हैं उनका खाली स्थान भरने के लिए उतने ही नए बच्चे पैदा हो जाते हैं। भारत में
केरल की कुल प्रजनन दरें वास्तव में प्रतिस्थापन स्तर से नीचे हैं। हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र की प्रजनन दरें प्रतिस्थापन स्तर के बराबर हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं जो प्रतिस्थापन स्तर से ऊपर हैं। ऐसे राज्यवार विभिन्नता के पीछे शिक्षा तथा जागरूकता के स्तरों में वृद्धि होना अथवा ना होना है। प्रजनन दर बच्चे पैदा कर सकने की आयु 15 से 29 वर्ष की स्त्रियों की इकाई के बीच के पीछे जीवित जन्मे बच्चों की संख्या। शिशु मृत्यु दर जीवित पैदा हुए 1000 बच्चों में से 1 वर्ष की आयु में पहले मृत बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? शिशु मृत्यु दर कहलाती है। दोस्तों ये 2 नंबर की क्वेश्चन में आपके पूछा जा सकता है बोर्ड के एग्जाम में कि प्रजनन दर किसे कहते हैं, शिशु मृत्यु दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, मातृ मृत्यु दर क्या है, लिंग अनुपात क्या है आदि। ये सारे क्वेश्चन आपसे 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर निश्चित अवधि के दौरान स्त्रियों की संख्या क्या कहलाती है? लिंग अनुपात कहलाती है किसी विशेष क्षेत्र में। जनसंख्या की आयु संरचना कुल जनसंख्या की विभिन्न आयु वर्गों में व्यक्तियों का अनुपात क्या कहलाता है? जनसंख्या की आयु संरचना कहलाती है। प्राश्रित अनुपात ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉप क्वेश्चन है। ये डेफिनेशन बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में पूछी गई है। जनसंख्या का वह अनुपात जो जीवन यापन के लिए कार्यशील जनसंख्या पर आश्रित है, जिसमें कार्यशील वर्ग 15 से 64 वर्ग की आयु वाले होते हैं। बच्चे व बुजुर्ग प्राश्रित होते हैं। बढ़ता हुआ प्राश्रित अनुपात ये उन देशों में चिंता का कारण बन सकता है जहां जनता बुढ़ापे की समस्या से जूझ रही होती है, क्योंकि वहां आश्रितों की संख्या बढ़ जाने से कार्यशील आयु वाले लोगों पर बोझ बढ़ जाता है। गिरता हुआ प्राश्रित अनुपात ये आर्थिक समृद्धि और समृद्धि, ये 2 वर्ड है, समृद्धि और समृद्धि का स्रोत बन सकता है, क्योंकि वहाँ कार्यशील लोगों का अनुपात कम ना करने वालों की संख्या में अधिक बड़ा होता है। इसे जनसांख्यिकी लाभांश कहते हैं। ये दोस्तों जनसांख्यिकी लाभांश किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये एक बार और समझेंगे। ये इसमें 2 क्वेश्चन टाइप से प्राश्रित अनुपात, गिरता हुआ प्राश्रित अनुपात क्या है और जनसांख्यिकी लाभांश क्या है। दोस्तों इसमें क्वेश्चन में डाउट मत होना है, तो इसको एक बार और समझेंगे। ये आर्थिक समृद्धि और समृद्धि का स्रोत बन सकता है, क्योंकि वहाँ कार्यशील लोगों का अनुपात काम करने वाले लोगों की संख्या में अधिक बड़ा होता है। इससे जनसांख्यिकी क्या कहलाता है? जनसांख्यिकी लाभांश कहला जाता है। दोस्तों जैसे कि गिरता हुआ प्राश्रित अनुपात क्या है, जनसांख्यिकी लाभांश क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। ये हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर। जन्म दर एक ऐसी सामाजिक सांस्कृतिक परिघटना है जिसमें परिवर्तन अपेक्षाकृत धीमी गति से आता है। हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र की कुल प्रजनन दरें काफ़ी कम है। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश में प्रजनन दर बहुत ऊंची है। भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना अधिकांश भारतीय युवावस्था में है। केरल ने विकसित देशों की आयु संरचना की स्थिति प्राप्त कर ली है। उत्तर प्रदेश में युवा वर्ग का अनुपात अधिक है तथा वृद्धों की अनुपात कम है। भारत में जनसांख्यिकी लाभांश। जनसांख्यिकी संरचना में जनसंख्या संक्रमण की उस अवस्था या व्यवस्था को जिसमें कमाने वाले यानी 15 से 49 आयु वर्ग की जनसंख्या ना कमाने वाली प्राश्रित वर्ग यानी कि 60+ आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में अधिक हो तो उसे जनसांख्यिकी लाभांश कहते हैं। यह तभी प्राप्त हो सकता है जब कार्यशील लोगों की अनुपात में वृद्धि होती है। स्त्री पुरुष अनुपात। भारत में स्त्री पुरुष अनुपात गिरता रहा। इसका कारण है लिंग विशेष का गर्भपात, बालिका शिशुओं की हत्या, बाल विवाह, पौष्टिक भोजन न मिलना। देश की विभिन्न हिस्सों में स्त्री पुरुष अनुपात भिन्न भिन्न
है। केरल राज्य में सबसे अधिक है और हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में सबसे कम है। जनघनत्व, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत बार टॉपिक आ चुका है बोर्ड के एग्ज़ाम में, बहुत क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। अगर आप यूपीएससी वगैरह किसी भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो उसमें ये ज़रूर पूछा जाता है। कभी भी पूछ सकते हैं जनघनत्व क्या होता है। तो जनघनत्व आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। जनघनत्व से तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या में लगाया जाता है। मतलब वर्ग होता है, वर्ग के चारों किलोमीटर घेरा लगा दिया, उस किलोमीटर के अंदर जितनी जनसंख्या है उसे जनघनत्व कहते हैं, की संख्या लगाया जाता है। एक बार और समझें, जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या में लगाया जाता है। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जनघनत्व भी बढ़ रहा है। हकदारी की पूर्ति का अभाव, अमर्त्य सेन एवं उनके अनेक विद्वान ने दर्शाया है कि अकाल अनाज के उत्पादन में गिरावट आने के कारण ही नहीं पड़े, अपितु हकदारी की पूर्ति का अभाव, ये भोजन खरीदने या किसी तरह से प्राप्त करने की लोगों की अक्षमता के कारण भी अकाल पड़ते रहे हैं। इसलिए सरकार ने भूख और भुखमरी की समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा नाम का एक कानून बनाया है, जिसमें क्या कहते हैं, आपने सुना होगा कि गांव में 200 दिन का काम मिलेगा। आइए हम डिस्कस करते हैं साक्षरता क्या होता है। जैसे कि आप लोगों ने बहुत बार साक्षरता के बारे में पढ़ा है, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ चंद लाइनों में। साक्षरता शक्ति संपन्न होने का साधन है। साक्षरता अर्थव्यवस्था में सुधार, व्यवस्था, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता एवं कल्याण कार्यों में सहभागिता बढ़ाती है। केरल साक्षरता में आगे है, वहीं बिहार राज्य काफ़ी पीछे है। अनुसूचित जाति व जनजातियों में साक्षरता दर और भी नीचे है। ग्रामीण नगरीय विभिन्नताएं, भारत को गांवों का देश कहा जाता है। नगर ग्रामीणों के लिए आकर्षक स्थान बन रहे हैं। गांवों में से लोग रोजगार की पुष्टि से नगरों की ओर पलायन कर रहे हैं। रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र जैसे जनसंपर्क एवं जनसंचार के साधन अब ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के समक्ष नगरीय जीवन शैली तथा उद्योग के स्वरूपों की तस्वीरें पेश कर रहा है। परिणाम स्वरूप दूर दराज के गांवों में रहने वाले लोग नगरीय सड़क भड़क और सुख सुविधाओं से सुपरिचित हो जाते हैं। उनमें भी वैसा ही उपभोगपूर्ण जीवन जीने की लालसा उत्पन्न हो जाती है। राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम इसलिए शुरू किया गया है कि जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण किया जा सके। इसमें जन्म नियंत्रण के विभिन्न उपाय अपनाए गए। पुरुषों के लिए नसबंदी और महिलाओं के लिए नलिकाबंदी। राष्ट्रीय आपातकाल 1975-1976 में परिवार नियोजन कार्यक्रम को गहरा धक्का लगा। नई सरकार ने इसे राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम का नाम दिया। इसमें नए निर्देश दिए गए। इसमें कार्यक्रम के उद्देश्य मोटे तौर पर समान रहे। जनसंख्या समृद्धि की दर और स्वरूप को प्रभावित करके सामाजिक दृष्टि से वांछनीय दिशा की ओर ले जाने का प्रयत्न करना। इसमें जैसे कि आपने सुना होगा कि आपातकाल के दौरान संजय गांधी नाम के एक जो लीडर हुए थे, उन्होंने क्या करा था कि कई लोगों को पकड़ के ज़बरदस्ती नसबंदी करी थी ताकि जनसंख्या पे कंट्रोल हो सके। इसमें कार्यक्रम आगे पढ़ते हैं। अधिकतर गरीब और शक्तिहीन लोगों का भारी संख्या में जोर जबरदस्ती से बाध्यकरण किया गया और सरकारी कर्मचारियों पर भारी दबाव डाला गया कि वे लोगों को बाध्यकरण के लिए आयोजित शिविरों में बाध्यकरण के लिए लाएं। इस कार्यक्रम का जनता में व्यापक रूप से विरोध हुआ। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ 2011 के कुछ आंकड़े हैं जनसंख्या से रिलेटेड। स्त्री पुरुष अनुपात 1943, ये 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं।
एक सेकेंड। न्यूनतम जनसंख्या वाला प्रदेश सिक्किम, अधिकतम मातृ मृत्यु दर वाला राज्य उत्तर प्रदेश, न्यूनतम मातृ मृत्यु दर वाला राज्य केरल, सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य मध्य प्रदेश, न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य मणिपुरम, साक्षरता पुरुष 80%, महिला 64%, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राजस्थान, सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल गोवा। तो आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार टॉपिक लाया था। इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।